Hello दोस्तों, so now we have understood how is an aggregate demand curve derived and what is the relation of the output with the price levels. तो उनके बीच में एक inverse relationship होता है, ये हमने last session तक complete किया था. Now in this session we will talk a few more things about aggregate demand curve itself. एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में हम और बात करेंगे. जो हमने कर्व तैयार किया है एग्रीगेट डिमांड का, जो इनवर्स रिलेशनशिप और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो बताता है प्राइस और एग्रीगेट डिमांड का या फिर आउटपुट आप जो भी कहें, तो उसके रिलेटेड हमें दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व. मूवमेंट कब होती है और शिफ्ट कब होता है? देखो, कोई भी चीज दुनिया में स्थिर तो रहती नहीं, बदलाव होता रहता है. कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती. थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. तो हमने ऐसा कह दिया, समझो कि इस प्राइस लेवल पे ये एग्रीगेट डिमांड है. दिस इज द प्राइस लेवल एंड दिस इज द एग्रीगेट डिमांड. तो अब ऐसा थोड़ी है प्राइस चेंज नहीं होगी. प्राइस चेंज होगी और प्राइस जब चेंज होगी तो एग्रीगेट डिमांड में बदलाव होगा. और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्राइस से ही एग्रीगेट डिमांड को फर्क पड़ता है. देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, ह्यूज इन नंबर ऑफ थिंग्स. कोई चीज आप खरीदने जाते हो तो खाली दाम थोड़ी देखते हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप कोई चीज खरीदने जाते हो. तो हमारा प्राइस के ऊपर एग्रीगेट डिमांड टिका है. जब प्राइस लेवल्स में चेंज होगा, प्राइस लेवल्स में, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है उसमें जो मूवमेंट होगी, जो चेंज आएगा, वो कर्व पे ही होगा. पूरा नया कर्व क्रिएट नहीं होगा. लेकिन वहीं कोई भी अदर फैक्टर्स यानी प्राइस को छोड़ के और कुछ भी बदले, जैसे कि इनकम बदले, प्रेफरेंस बदले, या पॉलिसीज में चेंज हो, कोई भी और बदलाव हो, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, तो दैट विल बी अ शिफ्ट. तो बेसिकली जो मूवमेंट होता है उसे हम पहले देखते हैं. दो तरह का मूवमेंट होता है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड. डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब ये एग्रीगेट डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट, और अपवर्ड मतलब ये एग्रीगेट डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट. इसका मतलब जब प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस रिड्यूस होगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, which will lead to a downward movement along the demand curve. and वहीं जब प्राइसेस बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी. एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी तो it will lead to upward movement. तो दो सिंपल सी बातें हमें ध्यान में रखनी है. डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है? when there is downward movement कब होता है? when there is a decrease in price. जब प्राइस लेवल्स डिक्रीज होते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है. वहीं अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? अपवर्ड मूवमेंट तब होता है जब प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं. देयर इज इंक्रीज इन प्राइस. जब प्राइस बढ़ता है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में गिरावट आती है. इस तरह से हमें सिंपली मूवमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, बड़ा आसान होता है. ऐसा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होता है डेफिनेटली. नाउ दूसरा एरिया आता है शिफ्ट. शिफ्ट दो तरीके के होते हैं. एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड. अगर किसी कारण की वजह से, जो ऑब्वियसली प्राइस के अलावा कोई कारण होगा, बदलाव आता है, तो या तो एग्रीगेट डिमांड पूरा का पूरा शिफ्ट होके नया AD1 बन जाएगा, दैट इज द राइटवर्ड शिफ्ट, या फिर शिफ्ट होके पूरा नया AD2 बन जाएगा, दैट इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो यानी या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है. Now there are so many other factors which may impact aggregate demand. कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से मैंने जो आपके करिकुलम में दिए हुए हैं वो ही कंसीडर किए हैं. जैसे कि आपके करिकुलम में कुछ 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन 8 पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. वैसे हो तो और भी सकते हैं, इसकी कोई लिस्ट नहीं बना सकती कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस कि इनमें से किसी में भी बदलाव होगा तो आपको एग्रीगेट डिमांड में चेंज दिखाई देगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट दिखाई देगा, जिसमें हम एक ही एंगल से पढ़ेंगे. मतलब वी विल टॉक अबाउट राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड. यानी कि हम फैक्टर्स को इस एंगल से पढ़ेंगे कि अगर फैक्टर में ऐसा हुआ तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. तो ऑब्वियसली उल्टा होगा.
तो एग्रीगेट डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। वो प्रीटी ऑब्वियस है कि जो भी चीज को हमने एक एंगल से पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए सिंपल बात ध्यान में रखो, एडी जो है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से बना है। ये बात क्लियर है? जो डिमांड है या तो वो कंजम्पशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, गवर्नमेंट परचेजेस की वजह से, एक्सपोर्ट्स की वजह से, या इंपोर्ट्स तो उसे रिड्यूस कर रहे होंगे क्योंकि इंपोर्ट्स तो बाहर के देशों की डिमांड है, अपने देश की डिमांड नहीं है। इस तरीके से अगर आप C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पे भी फोकस करोगे, सारे पॉइंट्स अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही सिंपली कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पॉइंट दैट वी टॉक अबाउट इज कंज्यूमर्स वेल्थ। प्राइस नहीं बदली, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, अब बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। जब हम किसी एक फैक्टर को बदलते हैं तो एक ही फैक्टर को बदलते हैं, बाकी सब कांस्टेंट कर देते हैं। कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ी, दिस इज नोन एज वेल्थ इफेक्ट। कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ी, अगर कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ती है यानी कि उसके पास जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं, या जो प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है वो प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ जाते हैं, या व्हाटएवर जो उसकी वेल्थ है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब भी किसी पर्सन की वेल्थ की वैल्यू बढ़ेगी तो वो खुश होगा, उत्साही होगा, और ऐसा देखिएगा कि अब तो मेरे पास काफी पैसा हो गया है, मेरी वेल्थ काफी बढ़ गई है, जिस वजह से वो कंज्यूमर क्या करना शुरू करता है, कंजम्पशन। जैसे ही वो कंजम्पशन करेगा, एग्रीगेट डिमांड में हमें क्या दिखाई देगी, बढ़त। एग्रीगेट डिमांड में बढ़त दिखाई देना मतलब शिफ्ट आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड में राइटवर्ड, क्योंकि प्राइस वही है। इस प्राइस पे समझो ये एग्रीगेट डिमांड था, प्राइस वही है, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर वेल्थ बढ़ गई, कंज्यूमर वेल्थ बढ़ने की वजह से उसने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी तो उसी प्राइस पे वी हैव अ हायर डिमांड, एंड इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट दिखाई देता है। इसी को आपको अगर दूसरे नजरिए से देखना है तो आप दूसरे नजरिए से क्या बोल दोगे कि जब कंज्यूमर की वेल्थ गिरती है, कंज्यूमर की वेल्थ गिरती है तो उस केस में वो कहता है कि मेरी तो वेल्थ कम हो गई, अब मैं ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा, वो अपने कंजम्पशन को गिरा देता है। कंजम्पशन को गिराएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट इंपैक्ट आएगा। जैसा हम रेगुलरली रिसेशन और बूम के पीरियड्स में देखते हैं, बूम के पीरियड में वेल्थ इफेक्ट कैसे वर्क करता है और कंजम्पशन को पुश करता है, लोग और खरीदते हैं और बूम आता है। लेकिन जब रिसेशन का माहौल होता है, जैसे कोविड पेंडेमिक का माहौल है, तो उस केस में क्या हो रहा है, लोगों की वेल्थ कम हो गई है। लोगों की वेल्थ कम हो जाने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, कम कंज्यूम कर रहे हैं। कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंपैक्ट सप्लाई, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पे हमें दिखाई देता है। सो पहला पॉइंट हो गया कंज्यूमर्स वेल्थ व्हिच डायरेक्टली इंपैक्ट्स कंजम्पशन एंड देयरबाय इट इंपैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, होप्स, उम्मीदें। बिजनेस को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में काम बहुत बढ़िया होने वाला है, उम्मीदें आने वाले वक्त में डिमांड बहुत अच्छी होगी। जैसे अभी जो कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, बिजनेसेस एक्सपेक्ट दिस कि अभी अगर खराब दिन आए हैं तो रिकवरी भी बहुत जोरदार आएगी, बहुत तगड़ी रिकवरी आएगी, ऐसा पास्ट में भी देखा गया है। यानी बिजनेसेस आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी बेटर रिकवरी। इफ देयर विल बी बेटर रिकवरी, लोग ज्यादा मांगेंगे, लोग ज्यादा मांगेंगे तो हमें रेडी रहना है अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ। तो जब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होती है कि ग्रोथ होगी, एक्सपेक्टेशन है, तो वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो तैयार रहेगी, क्योंकि अचानक से रातों रात तो कैपिटल गुड्स फॉर्म नहीं हो सकते, उसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए होता है। दैट इज व्हाई वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करना मतलब एग्रीगेट डिमांड में बढ़त दिखाई देगी। और वहीं जब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस लो होती है तो उस केस में दिखता है कि आगे जाके भी कुछ ज्यादा अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट को लोग कम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट को जब फर्म्स कम कर दी है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा हाउस होल्ड वाला पॉइंट था, ये थोड़ा फर्म वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम। समझो मैं जॉब करता हूं, कहीं पे काम करने जाता हूं और मुझे ये पता चलता है मेरे बॉस से कि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, अगली मीटिंग में मेरी सैलरी दोगुनी कर दी जाएगी और मेरी पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। नाउ आई हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव अ बेटर इनकम इन द फ्यूचर। सो जब बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी में कि उनकी इनकम बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में ड्यू टू अ बेटर फेज इन द इकोनॉमी और व्हाटसोएवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो उस केस में वो क्या करते हैं, कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। कंजम्पशन बढ़ा दोगे अगेन तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके तो इनकम बढ़नी नहीं है, शायद कम होनी है या इतनी रहनी है, तो आपकी कंजम्पशन गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा हमारा। तो दैट इज व्हाई ये भी हमारा डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंजम्पशन से रिलेट हो जाता है।
हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी मशीनरी 100% कैपेसिटी पे जनरली वर्क नहीं करती। आप किसी भी कंट्री का डेटा उठा लो, चाहे वो डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग होगी, वो कभी भी 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं करती, थोड़ी कम कैपेसिटी पे ही वर्क करती है। खास करके जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट्स पढ़े हैं, वहां तो एक्सेस कैपेसिटी होती है शॉर्ट रन में। ये हमारा डिस्कस तक किया हुआ है कि ऑप्टिमल आउटपुट लोवेस्ट कॉस्ट वाला नहीं होता। कितनी बार हम फुल्ली कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते। तो अगर आप कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करोगे, ज्यादा यूटिलाइज करोगे, तो when you will utilize more of the capacity of your production, ultimately क्या होने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट्स कंजम्पशन इंक्रीज होते हुए देखने वाले हो। क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने वाला है। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आल्सो हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। देन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। We talk about two policies. One is monetary policy, one is fiscal policy. Monetary policy कौन देखता है? RBI. Fiscal policy कौन देखता है? Government. ये क्लियर कट सेग्रीगेटेड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी RBI देखता है, जिसका काम मनी सप्लाई को चेक करना है। एंड गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी देखता है, दैट इज फिनेंस मिनिस्ट्री देखती है। फिनेंस मिनिस्ट्री इसे पूरी तरह से रेगुलेट करती है, जिसके अंदर हम दो बातें कवर करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। बेसिकली जो बजट का दिन होता है उसमें दो चीजें ही देखी जाती है, एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के टैक्सेस। तो हम जब कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब आरबीआई जैसी पॉलिसी बना रहा है, उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेट्स को कम करना। अगर ये सारे रेट्स कम होते हैं तो अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक लोगों को लेंड करता है वो इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोगों को लेंड करता है वो इंटरेस्ट रेट्स भी अगर कम होंगे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। लोग लोन ज्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, लोगों के हाथ में पैसा होता है तो वो खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमें सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में हम आगे के एक रीडिंग सेशन में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हर बात पढ़ेंगे। जो भी मैंने अभी आपको कहा, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, एक आइडिया दे रहा हूं आपको खाली। रेपो रेट मतलब वो रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे लेता है। तो अगर वो रेट कम होगी तो कमर्शियल बैंक को सस्ते में पैसा मिलेगा, कमर्शियल बैंक को सस्ते में पैसा मिलेगा तो आगे पब्लिक को भी उसे थोड़ा तो पास ऑन करेगा, जिसकी वजह से सस्ते में पैसे देगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से लोन्स बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स पर्सनल चीजों के लिए लोन लेंगे, होम लोन, कार लोन, एंड बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, सी और आई बढ़ेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएगा, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है। हम इसका भी फॉर्मूला देख चुके हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। तो अगर टैक्सेस कम हो गए तो मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो मैं खर्च ज्यादा करूंगा, कंजम्पशन शायद बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है तो गवर्नमेंट खुद तो एक रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जी बढ़ता है और टैक्सेस कम होती है तो सी बढ़ता है, आई बढ़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देता है एग्रीगेट डिमांड पे। जस्ट उल्टा अगर होगा तो उस केस में हम क्या कहने वाले हैं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अगर वो उल्टी है, एक्सपेंशनरी नहीं है, तो उस केस में सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी कि मनी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली सी और आई कम होंगे तो एडी कम होगा। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी अगेन वो एक्सपेंशनरी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली सी आई जी सारे कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस द एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में क्या इंपैक्ट होगा। अगर डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट होगी
डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिसका मतलब $1 इज इक्वल टू ₹70 से $1 इज इक्वल टू ₹75 होगा। $1 इज इक्वल टू ₹70 से $1 इज इक्वल टू ₹75 होना मतलब अपनी करेंसी डेप्रिशिएट होना और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होना। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि $1 का सामान बेचने पे ₹70 की जगह ₹75 मिलेंगे, और इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि $1 का सामान खरीदने के लिए पहले ₹70 देने पड़ते थे, अब ₹75 देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम होंगे। तो x बढ़ेगा और m कम होगा, मतलब x माइनस m बढ़ेगा। x माइनस m बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसमें हमें राइटवर्ड शिफ्ट दिखाई देगा। सो एक्सचेंज रेट्स क्या चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगेन इस पॉइंट को हम एकदम लास्ट चैप्टर में जब एक्सचेंज रेट्स देखेंगे लास्ट रीडिंग सेशन में तो बड़ा डिटेल में लेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दे दिया क्योंकि हमारा कनेक्ट आया। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने देश की ग्रोथ नहीं, बाकी देशों की ग्रोथ हो रही है। बाकी देशों की ग्रोथ हो रही है मतलब बाकी देशों की जो इनकम है, रियल इनकम है, वो बढ़ रही है। तो बाहर के देश वालों की अगर रियल इनकम बढ़ेगी तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे। वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो हमारे देश से सामान मंगाएंगे, क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा करने वाले हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। हमारे देश से सामान मंगाएंगे तो इसका मतलब हमारे देश के लिए क्या होने वाला है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, exports will rise. So whenever we see that there is a global economic growth, the foreign disposable income increases, and when foreign disposable income increases, it directly grows our exports. क्योंकि वो इंपोर्ट्स करेंगे तो उनका इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट हो गया, और हमारे एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हमें एक राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड दिखाई देगा। इस तरीके से हमने कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड को। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले, क्रूशियल वाले हैं जो हमने इसमें यहाँ पे कवर किए, जिसमें अगर आप देखो तो सीक्वेंस में CI, 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 CIG, X माइनस M, X, इस तरीके से हम उसे ग्रो करते चले गए और पूरा का पूरा इसी फॉर्मूला पे बेस किया है। अगर आपको ये फॉर्मूला के साथ लिंक करना आ जाता है तो आसानी से सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट को पकड़ो और उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करो कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसी चीजों पे, ऐसे पॉइंटर्स पे, और वो रिएक्शन के बेसिस पे आपको इसका रिएक्शन मिलेगा, इस रिएक्शन के बेसिस पे इसका रिएक्शन मिलेगा, और पता चल जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हमने मेजरली डिस्कशन वन साइडेड किया है, हालांकि थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, पर वो काफी आसान है। दूसरे साइड का डिस्कशन जो भी हमने कवरेज किया उसको जस्ट उल्टा कर दो। जैसे कि हम अगर कह देते हैं कि एक्सचेंज रेट्स में डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुई, एप्रिशिएट हुई, तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स कम होना और इंपोर्ट्स बढ़ना मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होना, तो एग्रीगेट डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट्स एंड एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट। नेक्स्ट सेशन में हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट, एग्रीगेट सप्लाई के मूवमेंट का कवरेज करेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे, सिंपल शॉर्ट नोट्स जैसा हमारा ये रेडी हो जाएगा। एक छोटा सा डिस्कशन, दिस इज रिलेटिवली वन ऑफ द इजीएस्ट डिस्कशंस ऑफ दिस होल रीडिंग सेशन, जिसमें वैसे अदरवाइज बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। सो दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड कंटिन्यू विद एग्रीगेट सप्लाई। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।